Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. हम अपनी यूनिट 5th डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र. तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड. तो आज हम सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं, जिसका आउटकम है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड सेकेंड वन एक्सप्लेन प्रोपगेशन मैकेनिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि बेसिक ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है. ठीक है, देखिए आप जिस तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स को देख रहे हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, टू वर्ड्स से मिलकर बना होता है. अगर हम उस दोनों वर्ड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करें, फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट फाइबर एंड सेकेंड ऑप्टिक्स. फाइबर का मीनिंग होता है एक स्मॉल थ्रेड, या हम इसको बोल सकते हैं ए वेरी थिन ग्लास और प्लास्टिक पाइप. कि फाइबर क्या है, कि इज ए वेरी थिन ग्लास और प्लास्टिक पाइप. और दूसरी तरफ अगर हम देखें ऑप्टिक्स, कि ऑप्टिक्स का क्या मीनिंग है, कि ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट से. ऑप्टिक्स इज ए लाइट. तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या हो गया, कि सो लाइट प्रोपोगेट थ्रू थिन ग्लास और प्लास्टिक पाइप. कि इस प्लास्टिक पाइप से लाइट प्रोपोगेट कर रही है. क्लियर. बेसिकली जो फाइबर ऑप्टिक्स है कि इसका वर्क क्या है, ये एक डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. इट मीन्स विच इज एसोसिएटेड विद डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग लाइट पल्स एंड ट्रेवलिंग अलोंग विद ए लॉन्ग फाइबर. अगर आप देखिए इस डायग्राम की तरफ देखें, इस तरीके का जो ये एक लैंप है, ऑप्टिकल फाइबर की लैंप जिसे बोलते हैं, कि आप कहीं पर एग्जीबिशन में गए हैं तो इस तरीके की आपने मैनी टाइम्स ऑप्टिकल फाइबर की लैंप देखी होगी. और ये जो इसमें पतले पतले से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर कोड. इन ऑप्टिकल फाइबर कोड से लाइट प्रोपोगेट कर रही है एक एंड से दूसरे एंड तक. क्लियर. अब सेकेंडली अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, तो जो ऑप्टिकल फाइबर है या फाइबर ऑप्टिक्स है, उसका सेम पर्पस होता है जो कॉपर वायर का होता है. दैट इज इंफॉर्मेशन को मूव करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. बट ऑप्टिकल फाइबर के केस में क्या हो रहा है, जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो लाइट होता है. सो लाइट इज कैरीड विद इन ऑप्टिकल फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड निकल के आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट मीन्स जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करने के वजह से इसमें लाइट की इंटेंसिटी में लॉस नहीं होता. या हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट एंड पर लाइट दी गई है, आउटपुट एंड पर भी लगभग उतनी ही हमें लाइट की इंटेंसिटी मिलती है, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है. कि फाइबर ऑप्टिक्स इज वेरी थिन ग्लास और प्लास्टिक पाइप है जिससे लाइट प्रोपोगेट करती है एक एंड से दूसरे एंड तक. सेकंड वन, कि ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है, जिसके वजह से इसमें लाइट की इंटेंसिटी में लॉस नहीं होता है. अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, या इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर. तो ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन ये होगी कि ऑप्टिकल फाइबर आर ग्लास और प्लास्टिक पाइप्स एज थिन एज ह्यूमन हेयर. जो इसकी थिकनेस होती है वो लगभग ह्यूमन हेयर के इक्वल होती है. दैट गाइड लाइट वेव थ्रू देम एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TIR भी लिख देते हैं. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ है, उनको क्या बोला जाता है. अगर हम इधर डायग्राम की तरफ देख लें तो इसमें मैंने कोर,
क्लैडिंग एंड प्लास्टिक जैकेट, 3 पार्ट लिखे हुए हैं। इट मीन्स जो ऑप्टिकल फाइबर है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के 3 मेन सेक्शन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि द ऑप्टिकल फाइबर हैज 3 प्रिंसिपल सेक्शन। इसके कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। फर्स्ट वन द कोर, सेकेंड वन द क्लैडिंग, एंड लास्ट द जैकेट। क्योंकि ये मोस्टली प्लास्टिक की बनी हुई होती है तो इसलिए इसको प्लास्टिक जैकेट भी बोल दिया जाता है। अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि कोर क्या है, किस मटेरियल की बनी हुई है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, जैसे इस सबसे अंदर की तरफ कोर लिखा हुआ है, इट मीन्स जो कोर होता है वो ऑप्टिकल फाइबर में इनर लेयर है। सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो कोर होती है, इनर मोस्ट लेयर है, और ये ग्लास और प्लास्टिक की बनी हुई होती है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो जनरली हम μ1 से डिनोट करते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। जब ऑप्टिकल फाइबर में लाइट इंसिडेंट की जाती है तो जो लाइट ट्रेवल करती है वो कोर रीजन में ही ट्रेवल करती है, इसीलिए कोर को गाइडिंग रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ओनली जो लाइट ट्रेवल करेगी वो कोर पार्ट में ही करेगी, इसीलिए कोर को गाइडिंग रीजन भी बोला जाता है। सेकंड, ये ग्लास और प्लास्टिक पाइप की बनी हुई होती है। थर्ड वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 से जनरली डिनोट करते हैं। सेकंड सेक्शन को डिस्कस करते हैं, दिस इज क्लैडिंग। कोर के ऊपर एक और दूसरी लेयर की परत चढ़ा दी जाती है जिसे हम क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग भी जनरली ग्लास और प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है, बट क्लैडिंग की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोर की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती हैं। अलग होने का मतलब कि जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलवेज कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, और जनरली क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 से डिनोट करते हैं। इट मीन्स का क्या मतलब हो गया कि μ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन μ2, कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। एंड जो क्लैडिंग का वर्क होता है वो ओनली ये होता है कि जो कोर में TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है उसको बनाए रखने में क्लैडिंग हेल्प करती है। क्लियर। थर्ड वन आता है जैकेट। बेसिकली जो जैकेट होती है वो प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है, और ये जो जैकेट होती है वो कोर एंड क्लैडिंग को प्रोटेक्शन देती है। इट मीन्स इसका वर्क सिर्फ इन कोर एंड क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन लेयर। इसको कहीं कहीं पर प्रोटेक्शन लेयर भी लिखा हुआ होता है। तो हमने ये ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट से। द कोर इज द इनरमोस्ट लेयर एंड मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. Clear? Second one, the fiber core is surrounded by a transparent material called cladding, and it is a glass or plastic coating having optical properties different from those of core. कि इसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोर से अलग होती हैं, और किस सेंस में अलग होती हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्लैडिंग का वो ऑलवेज लोअर होता है देन फाइबर कोर, एंड इट इज डिनोटेड बाय μ2. Then these layers are protected by an outer section called jacket, जिसको हम जैकेट बोलते हैं, और ये एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब हम ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं कि जैसे इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। ठीक है, कि जब लाइट ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करती है तो उसमें सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं फ्रॉम साइड वॉल्स एंड ट्रेवल्स डाउन द लेंथ ऑफ द फाइबर अलोंग जिगजैग पाथ। तो ये किस तरीके से उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनेगी, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से फर्स्ट
कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मटेरियल मस्ट बी हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग, कि जो कोर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑलवेज क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज आपने 12th लेवल तक पढ़ रखा है कि जब कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तब ही उस कंडीशन में TIR की कंडीशन बन पाती है। दूसरा कि एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, जो कोर की एंड क्लैडिंग की इंटरफेस होगी वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी कंडीशन TIR की होती है, इसके बिना TIR इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन नहीं बनेगी। अब अगर हम इसको डायग्राम से समझ लें कि किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनती है, उसको जरा हम समझ लेते हैं। कि यहाँ पर देखिए मैंने जैसे 3 डायग्राम बनाए हैं, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन की बात कर लेते हैं, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ। सपोज कोई भी लाइट ऑप्टिकल फाइबर पर इंसिडेंट होती है, इट मीन्स उसकी कोर पर इंसिडेंट हो रही है एट एंगल आई पर। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कोर पर इंसिडेंट हुई, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। जैसे अभी इससे पहले हमने बताया कि जो μ1 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन μ2। इट मीन्स ये जो मीडियम है, ये मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। कि लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। और ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम से सेपरेट कर रही है। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है कोर पर, तो यहाँ पर लाइट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इसको सपोज हमने एंगल का नाम दे दिया था φ1। पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी एंड पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी। तो पार्शियली, दिस इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट एंड दिस इज द पार्शियली रिफ्रैक्टेड लाइट। एक इस तरफ चली गई, एक इस तरफ चली गई। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक, तो वो नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल, तो नॉर्मल से अबे बैंड हो जाती है। ये आपने स्नेल्स लॉ से पढ़ रखा है कि अगर लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल से अबे बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट मीन्स φ1 को, और ये केस कब था, जब φ1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम थी। अब सेकंड केस, कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, दिस इज φ1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और एक पोजीशन पर ऐसा होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा, दिस इज। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इट मीन्स φ1 इक्वल टू φc। When φ1 is equal to φc, then the angle of refraction is equal to 90 डिग्री। और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि μ1 ग्रेटर देन μ2। क्लियर। अब अगर हम यहाँ तक स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर लें अपने, तो हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि साइन एंगल φ1 अपॉन साइन φ2, दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 फॉर φ1 इक्वल टू φc। इट मीन्स जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया तो देन φ2 क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज को अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा कि साइन φc अपॉन साइन 90 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल एंगल φc की वैल्यू मिल जाएगी, φc इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1। तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल, हमें ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिल गई। अब इसके आगे चलते हैं। दिस, ये हमने 2 पार्ट तक इसकी बात कर ली। अब सी, अब देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ कि इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन लाइट है वो डेंस रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, कहाँ बनी रहेगी,
डेंसर मीडियम में ही बनी रहेगी। अब अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को φ1 को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दें तो जो लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, वो डेंसर मीडियम में ही बैंड हो जाएगी। कहने का मतलब वो डेंसर मीडियम में ही बनी रहेगी, रेयर मीडियम में पास नहीं होगी। या इसी बात को हम कह सकते हैं कि लाइट जो है सिर्फ कोर रीजन में ही बनी रहेगी, वो क्लैडिंग में पास नहीं होगी। क्लियर? और यहाँ पर ये जो φ1 है, φ1 इक्वल टू φc, यहाँ पर भी सेम कंडीशन कि μ1 ग्रेटर देन μ2, दिस इज μ1 है एंड दिस इज μ2, दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम। कहने का मतलब जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ही बनी रहेगी, रेयर मीडियम में पास नहीं होगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसी कंडीशन पर ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, जिसके वजह से लाइट कोर में ही बनी रहती है, क्लैडिंग में पास नहीं होगी, या हम ये कह सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी में लॉस नहीं होगा। अगर हम ये देख लें कि आपको इसको किस तरीके से लिख कर आना है, इसके प्रिंसिपल को या प्रोपगेशन मैकेनिक्स को, तो उसको भी देख लेते हैं कि एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि मेन पॉइंट क्या है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। व्हेन लाइट एंटर्स इनटू द फाइबर इट अंडरगोस सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन from side walls and travels down the length of the fiber along zigzag path. The total internal reflection at the fiber will occur only if the two following conditions are satisfied. कि जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी TIR की कंडीशन बनेगी। तो फर्स्ट वन कंडीशन क्या थी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मटेरियल मस्ट बी हायर देन द क्लैडिंग एट द कोर क्लैडिंग interface, the angle of incidence must be greater than critical angle. Then the light rays traveling from core to cladding pass from denser to rare medium. Then it is partially reflected and partially transmitted for the angle of incidence phi1. This is less than a particular angle phi c, known as a critical angle. Then the transmitted ray bends away from the normal. Normal से away bend हो जाएगी. On increasing the angle of incidence, the angle of refraction increases. The angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is known as a critical angle and denoted by phi c. That is, the transmitted ray does not emerge out in the medium of smaller refractive index and thus the light is confined to the denser medium only. तो लाइट जो है ओनली डेंसर मीडियम में कन्फाइन रहेगी, वो रेयर मीडियम में नहीं जाएगी। इट मीन्स वो क्लैडिंग में पास नहीं होगी। तो अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को देख लें तो हमें डेफिनेशन क्या मिलती है कि द फिनोमिनन in which light travels from denser medium to rare medium and the angle of incidence is greater than that the critical angle, all light will be reflected back to the incident medium is called as total internal reflection. अब इसी total internal reflection को अगर हम ऑप्टिकल फाइबर के केस में उसके डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो देखिए किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो मैंने फर्स्ट वाली अंदर वाली जो लेयर बनाई है, दिस इज कॉल्ड कोर। ध्यान से देखते रहिए कि दिस इज कोर, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करेंगे μ1 से। इसके ऊपर जो लेयर लगाई हुई है दिस इज क्लैडिंग, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। और अभी हमने डिस्कस किया कि μ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन μ2। इट मीन्स अंदर वाला जो ये मीडियम है, कोर वाला जो रीजन है, ये डेंसर मीडियम है एंड ये रेयर मीडियम है। क्लियर? अब लाइट बाहर से इंसिडेंट होती है कोर पर, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया आई, कि एट आई एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है कोर पर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये पार्शियली रिफ्रैक्ट हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और यहां पर आकर स्ट्राइक हुई, दिस इज द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। तो इसको भी हम लिख देंगे, दिस इज द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। ठीक है, अब यहां पर अगर एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो यहां पर क्या होगा,
दिस इज, ये नॉर्मल है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आर। तो ये जो एंगल होगा जिसको हम नाम दे दें थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस आर, बिकॉज किसी भी ट्राइंगल के टोटल एंगल ऑफ सम कितना होता है 180। तो ये आर है, ये 90 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा 90 माइनस आर। अब अगर थीटा की वैल्यू, ये जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो जो लाइट है वो क्लैडिंग मटेरियल में नहीं जाएगी, इट मीन्स रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, वो कहाँ हो जाएगी बैक इनटू द कोर मीडियम, इट मीन्स ये कहेंगे कि ये डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाएगी। इस तरीके से फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनेगी और इस तरीके से ये जिग जैग पाथ फॉलो करती हुई कोर मीडियम में ट्रेवल करेगी। क्लियर कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एट कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा TIR की कंडीशन बनेगी, जिसके वजह से ये रेयर मीडियम में पास नहीं होगी और ये कोर में ही बनी रहेगी। इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में TIR की कंडीशन बनती है और ये कोर में प्रोपोगेट करती रहेगी। क्लियर। तो आप इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट स्मॉल एंगल आई, कि स्मॉल एंगल आई पर इंसिडेंट हो रही है तो इट पासेस थ्रू द फाइबर। लेट, हमने आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया ऑफ द रे ऑफ लाइट विद द एक्सेस ऑफ फाइबर, और ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ फाइबर, इसको फाइबर एक्सेस बोलते हैं या इसी को हम कोर एक्सेस भी बोलते हैं। क्लियर। And the angle of refraction R, if theta is the angle at which the ray of light incident on core and cladding boundary, then theta equal to 90 minus R। जब थीटा ग्रेटर देन हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, then the ray is totally internally reflected. In this way the ray undergoes repeated total internal reflection until it emerges आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द फाइबर। तो इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए लाइट जिगजैग पाथ में कोर में प्रोपोगेट करेगी और तब तक प्रोपोगेट करेगी जब तक कि वो आउटर एंड पर ना पहुंच जाए। तो इट मीन्स हमने ये समझ लिया कि जो प्रिंसिपल है ऑप्टिकल फाइबर का कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लिया ऑप्टिकल फाइबर का कि ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर है वो 3 मेन सेक्शन से मिलकर बना हुआ है, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। ऑलवेज कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, जो कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है। तो इस तरीके से हमने उसका प्रिंसिपल भी समझ लिया। आप इसके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपर्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।